हम सबके माँ बाप ने, हम सबके फैमिलीज ने हमें बहुत मेहनत मशक्कत से यहाँ भेजा है, हमें यहाँ एक तालीम हासिल करने के लिए भेजा है। और वो क्या चाहते हैं हमसे कि बस हमें क्या करना है, हमें उनके आंखों में आप एक बार देखो, एक बार सोच के देखो कि अगर आप आज आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आप रह रहे हो, हॉस्टल में आप रूम शेयर कर रहे हो, आप अपने घरदार को छोड़कर आए हो, आप अपना बेहतरीन बेड छोड़ के आप हॉस्टल के बेड्स पे रह रहे हो, आप अपना दिन रात इतनी स्टडी कर रहे हो, आप आपकी उम्र का, आपकी जवानी का, आपके इन गोल्डन डेज का ये जो वक्त है, ये जो वक्फा है, आप पढ़ाई के अंदर दिन भर मेहनत के अंदर आप स्पेंड कर रहे हो। किस लिए स्पेंड कर रहे हो? क्योंकि आज ये एक साल आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आने वाली पूरी जिंदगी आपके माँ बाप, आप खुद, आपकी कौम, आपका मुल्क आपसे वो फायदा उठाने वाला, आप पे नाज करने वाला, आपका फ्यूचर में एक एग्जाम्पल फॉलो करने वाला वो इंसान बनेगा। आप वो इंसान बनोगे जो इन सब के आंखों की ठंडक बनोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सेशन की शुरुआत मैं एक शेर से करता हूं और वो शेर असल में अल्लाह ताला से मेरी एक दुआ है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, और गुफ्तगू सिखाई तूने, नहीं तो मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। 3 टॉपिक्स मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। हमारा पहला टॉपिक होगा माइंड ट्रेनिंग से रिलेटेड। कैसे होगा? माइंड ट्रेनिंग, या उसको हम माइंड सेट कहेंगे। कहो मेरे साथ, पहला क्या होगा? माइंड सेट। दूसरा टॉपिक होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरा क्या होगा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और तीसरा टॉपिक होगा मोटिवेशन। कौन सा होगा? मोटिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है माइंड सेट या माइंड ट्रेनिंग। दोस्तों, अभी जैसे कि आप सभी लोगों ने हाथ ऊपर किया था जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी आप सभी लोग मैक्सिमम बायोलॉजी स्टूडेंट हो, राइट? 8 to 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के पास भी बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा, राइट? तो आप सभी लोगों को पता होगा, बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो ये जिस्म है, ये किस चीज का बना हुआ होता है? सेल्स का बना हुआ होता है। किस चीज का बना हुआ होता है? सेल्स का। और कुछ स्पेशल सेल हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? उस सेल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। पता है ना आप सबको? क्या कोई मुझे बता सकता है एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 3 न्यूरॉन्स बस। कोई बता सकता है? मैं आपको बताऊं कितने होते हैं? मैं बताऊं, एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? मोर देन 100 बिलियन। 1 बिलियन होता है 100 करोड़ का। कितने का? 100 करोड़ का। और एक न्यूरॉन के अंदर, एक सिंगल न्यूरॉन के अंदर 80 गीगाबाइट्स स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है। कितनी? 80 गीगाबाइट्स। तो जैसे आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर जो मेमोरी होती है 1 गीगाबाइट्स, 1 मेगाबाइट, 1 किलोबाइट, इसको इस तरह से काउंट करते हैं। तो एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितनी मेमोरी होती है? 80 गीगाबाइट। एक न्यूरॉन के अंदर कितनी मेमोरी होती है? 80 गीगाबाइट्स। और एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितने न्यूरॉन है? 100 बिलियन। और इतने न्यूरॉन्स होने के बाद आपको एक बात बताऊं, अगर आप में से कोई ऐसा शख्स पैदा हो जाए जो अपने इस मेमोरी को फिलअप कर सके, जो एक्चुअली उसका नंबर हो रहा है 14 लाख करोड़ गीगाबाइट्स। कितना हो रहा है? 14 करोड़ नहीं बोल रहा हूं मैं, 14 लाख गीगाबाइट्स नहीं, 14 लाख करोड़ गीगाबाइट्स। और अगर इतनी मेमोरी आप में से कोई पूरी फिलअप कर देता है, पूरी उसको भर देता है, तो आपका ह्यूमन ब्रेन इतना ताकतवर है कि वो फिर से 100 बिलियन न्यूरॉन्स रिप्रोड्यूस कर सकता है। समझ रहे हैं आप? इतनी कैपेसिटी है आपके एक ह्यूमन ब्रेन की। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग नीट की किताबें पढ़ते हैं, जेई की किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों की अगर हम सॉफ्ट कॉपी में उनको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो वो कितने, कुछ एमबीस के हो जाएंगे, राइट? कुछ एमबीस के हो जाएंगे। तो जब आपके ब्रेन के अंदर इतनी मेमोरी है, इतना मेमोरी आपके पास ऑलरेडी है, तो आपका नीट का कुछ एमबी का सिलेबस आपके माइंड के अंदर क्यों नहीं जाता? सवाल है ना? एम आई राइट? समझ रहे हैं? क्यों नहीं जाता? क्या जवाब होगा इसका? एक्चुअली क्यों नहीं जाता पता है? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू चार्ज अवर ब्रेन। हम ये नहीं जानते कि अपने ब्रेन को किस तरह से चार्ज अप किया जाता है। तो आप इमेजिन कर लो
कि आप क्या करते हो, 1.5 लाख रुपए का एक फोन खरीदते हो और उसके साथ उसका 2,000 का चार्जर नहीं खरीदते, तो क्या वो फोन आपके किसी तरह से कुछ काम आएगा? क्यों नहीं आएगा? उसके अंदर तो इतनी कैपेसिटी है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वी डोंट नो हाउ टू चार्ज आवर ब्रेन। हमें क्या नहीं पता है? हमें क्या नहीं पता है? अपने ब्रेन को चार्ज कैसे करना है, हमें यह नहीं पता। तो दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला होता है कि हम ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने जो ब्रेन हमें दिया है, जो इतना पावरफुल माइंड हमारे पास है, वी डोंट नो हाउ टू यूज, विच मीन्स हाउ टू चार्ज अवर ब्रेन। तो हम क्या करते हैं, जिसमें मैंने मास्टर्स किया है, उसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी क्या? न्यूरॉन्स। और लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी उस प्रोग्रामिंग को हम इस्तेमाल करें जिससे हम ये समझ सके कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है और उसके साथ साथ अपने ब्रेन को चार्ज अप कैसे किया जाता है। और उसी के साथ साथ अभी आप सब लोग यहां पे आए हैं, डॉक्टर बनने आए हैं, इंजीनियर बनने आए हैं, आईआईटीज में आपको एडमिशन लेना है, एम्स के अंदर आपको एडमिशन लेना है, यस और नो? यस। तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ये नहीं, अभी आप सब लोगों के ऊपर प्रेशर तो होगा स्टडीज का, राइट? माँ बाप ने आपको यहां पे भेजा है, बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा है। हमें पता है कि ये पूरे हिंदुस्तान का ये सबसे बेहतरीन कैंपस है जहां से हर साल इतने थाउजेंड्स बच्चे, इतने हंड्रेड्स बच्चे ये मेडिकल के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर भी तो ये, उन्होंने भी तो ये सभी रिजल्ट्स देख के आपको एक उम्मीदों के साथ यहां भेजा है, राइट? तो हमें आज क्या करना है, आज के इस सेशन में जो आने वाला आधा घंटा मैं आपके साथ स्पेंड करूंगा, इस आधे घंटे के अंदर मैं आपको इस डिप्रेशन से, इस फियर से बाहर निकलते हुए किस तरह से हम अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में अपने माइंड का इस्तेमाल करके हम कैसे आगे चल के स्टडी को अच्छे से फोकस कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ने से पहले एक कहानी शेयर करता हूं। ठीक है? एक मर्तबा की बात है, एक बहुत बड़ी एक आर्ट गैलरी, पता है आप लोगों को? तो उन्होंने एक आइडिया की कि उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, एक कंपटीशन रखते हैं और हम क्या करते हैं, उस कंपटीशन के अंदर दुनिया भर से हम कुछ ऐसे आर्टिस्ट लोगों को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम क्या करो, आप अपने अंदाज में बेहतरीन पेंटिंग्स हमें यहां पे बना कर दो और जिसकी पेंटिंग सबसे बेहतरीन होगी हम उसको क्या करेंगे, एक बहुत ही बड़ी रकम, एक बहुत ही मोटी रकम, चाहे 1 लाख रुपए आप कह लो, 1 करोड़ रुपए कह लो, एक बहुत ही मोटी रकम उन्होंने क्या किया, एज अ प्राइज मनी उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो जब ये प्राइज मनी सुना तो दुनिया भर के अलग अलग आर्टिस्ट, जिनको अलग अलग आर्ट्स का शौक था, अलग अलग आर्ट्स उन्हें बनाना आता था, तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इस अमाउंट को पाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने स्किल्स को, अपने क्वालिटीज को हम बेहतरीन अंदाज में लेकर जाके हम इस कंपटीशन में उतरते हैं और हम पेंटिंग्स बनाते हैं, हम कुछ आर्ट्स बनाते हैं। तो उसके बाद जो उसके खास जो जूरी मेंबर्स थे, जो जजेस थे, जो ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन से पेंटिंग को प्राइज मिलेगा, वो उनका बेंच बैठ गया। फिर वो वक्त आया, सारे जजेस ने अपना फैसला देखा और उन्होंने क्या किया, जो स्टेज के ऊपर वो जो विनर पेंटिंग थी वो उन्होंने वहां पर लाके रख दी। और जब उन्होंने पेंटिंग को ओपन किया, जब पेंटिंग को खोला, तो लोग देख के हैरान रह गए कि जो पेंटिंग चुनी गई थी वो लोगों के तस्वुर में भी नहीं थी कि इस पेंटिंग को कैसे, ये पेंटिंग तो उन पहली पेंटिंग जिसको हम कंसिडर कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि इसको पहला प्राइज मिलेगा, ये तो वो पेंटिंग नहीं है, ये तो हमारे कुछ समझ में नहीं आता। आपसे शायद कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये वो पेंटिंग नहीं हो सकती जिसको पहला प्राइज मिलना चाहिए। तो उस आर्ट गैलरी के ओनर ने कहा कि नहीं, हमसे कोई भी गलती नहीं हुई है, ये वही पेंटिंग है जिसको पहला प्राइज मिलना चाहिए। तो लोगों ने कहा वो कैसे? तो उन्होंने वापस उनको उस पेंटिंग के पास लेकर गए और उनसे कहा कि आप इस पेंटिंग को गौर से देखो, आपको बेशक इस पेंटिंग के अंदर आपको तूफान नजर आ रहा है, मगर उसी के साथ साथ यहां पे एक छोटा सा झोंपड़ा बना हुआ है, एक छोटा सा घर बना हुआ है और उस घर के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है और उस शख्स के चेहरे पे आप उस मुस्कान को देखो। इससे आपको क्या सबक मिलता है? कि इससे यह सबक मिलता है कि दुनिया में जिंदगी ये हमेशा एक तरह की नहीं होती। हर वक्त आप सिर्फ खुश मिजाज नहीं रह सकते, हर वक्त आप सिर्फ हैप्पीनेस के अंदर नहीं रह सकते। जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आना, जिंदगी के अंदर अलग अलग तूफान आना, अलग अलग चैलेंजेस आना, यह जिंदगी का एक हिस्सा है। और जो इंसान इस मरहले को, इन वक्त को जो इंसान एक तरह से जीना सीख जाता है, उसको मुस्कुरा के फेस करना सीख जाता है, वही असल मायने में जिंदगी को समझता है। इस वजह से हमने इस पेंटिंग को पहला प्राइज दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके लाइफ में अभी सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? कौन सा है?
गेट एग्जाम का, नीट एग्जाम का, जो 12th का आपका एग्जाम होने वाला है, आप आगे जाके जो मेडिकल के अंदर आप ज्वाइन करने वाले हो, ये अभी आपके लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, यस और नो? और इस चैलेंज को फेस करते हुए अगर आप डिप्रेशन के अंदर जा रहे हो, अगर आप फियर्स के अंदर जा रहे हो, अगर आप एंजाइटीज हो रही है, तो इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अपनी जिंदगी को लेकर गलत फैसले ले लेते हैं। अक्सर आपको पता है उनके साथ क्या होता है? वो इंसान क्या करते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को स्टडी का बहुत लोड हो रहा है, किसी को लाइफ के अंदर आने वाले चैलेंजेस का बहुत लोड हो रहा है, और उसको लग रहा है कि कोई मेरे प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहा, कोई मेरे हालात को नहीं समझ रहा, कोई मेरे जज्बात को नहीं समझ रहा, कोई मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहा, गोया इस दुनिया में मैं पूरा अकेला पड़ चुका हूं, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। मगर क्या हम लोग अपने आप को अकेला समझते हैं? हम अपने आप को अकेला क्यों? हमारे साथ कौन है? एक आवाज, उस कोने से इस कोने तक, इस आगे से पीछे तक, कौन सी आवाज आएगी? अल्लाह। हमारे साथ कौन है? और जब सुप्रीम पावर हमारे साथ है, जिसके साथ सबसे बड़ी पावर है, उसे किस बात का डर, उसे किस बात के फियर्स, उसे किस बात की एंजाइटी? आपके पीछे क्या है? आपका आपका जो रहनुमा है, आपका जो बनाने वाला है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको जिंदगी दी है, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हम यहां पे अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसे ही होता है कि हम जो अपने माइंड को कह रहे हैं, यानी आप अपने आप को कौन सी इमेज दे रहे हैं, आप खुद को क्या समझते हैं? आप खुद को एक विनर समझते हैं या आप खुद को एक लूजर समझते हैं? अगर आप सुबह उठते हो और अगर आप ये सोचते हो कि आज इतनी सारी स्टडी करनी है, 1.5 घंटा, 5 घंटे, 6 घंटे मुझे क्लासेस करना है, 1-2 घंटे मुझे रिविजन करना है, उसके बाद मुझे इतने आवर्स पुटअप करने हैं, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इन सब किताबों को मुझे याद करना है, उसके बाद आगे जाके मुझे एडमिशन लेना है, ये सब तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जब हम इस तरह की चीजें अपने दिल में लाते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर लेकर आते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है कि आप इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं होता, मगर आप क्या कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके ब्रेन को आप ये कह रहे हैं कि ये करने के तो आप काबिल ही नहीं हो, ये करने के तो आप लायक ही नहीं हो। तो इस वजह से क्या होता है, हम अपनी कैपेसिटी होने के बावजूद भी, अपने अंदर वो क्वालिटीज होने के बावजूद भी, हम क्या करते हैं, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। उस वजह से हमारे अंदर वो एनर्जी, वो विल पावर ही जनरेट नहीं होता, और वो नहीं जनरेट होने की वजह से क्या होता है, हम अपने आप को उस तरह से चार्ज अप नहीं कर पाते जितना रोज के स्टडीज के लिए आपको करना चाहिए। हमें क्या करना है, टाइट बैठना है, 1 मिनट के लिए, बस 5 सेकंड के लिए हमें क्या करना है, 5 से 10 सेकंड के लिए हमें अपनी आंखें बंद करनी है। अगर आप खुद को डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अपने आप को डॉक्टर के उस कोट के अंदर देखोगे, अपने आप को एक डॉक्टर बनता हुआ देखोगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे कि हाँ मैं ये डॉक्टर बन रहा हूं, ये चीजें आ रही है, आप खुद को देखने की कोशिश करोगे, फेस के अंदर जाने की कोशिश करो, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ओके, 1 2 3, यस आई कैन। एक और बार, 1 2 3, यस आई कैन। अब मुझे एक बात बताओ, आपने, हर किसी ने खुद को कुछ लम्हे के लिए डॉक्टर बनता हुआ, इंजीनियर बनता हुआ, कामयाब इंसान बनता हुआ देखा। अब मुझे एक बात बताओ, ये मोटिवेशन कितनी देर चलेगा? कितनी देर चलेगा? खत्म भी हो गया, खत्म हो गया सर, चला गया, हवा निकल गई टायर में से, 2 मिनट के लिए था, राइट? दोस्तों, इस मोटिवेशन को क्या कहते हैं? ये कहां से आ रहा है? हमारे विल पावर से आ रहा है। कहां से आ रहा है ये मोटिवेशन? कहां से आ रहा है? बोलो एक बार। विल पावर से। कि हम क्या कर रहे हैं, खुद को चार्ज अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे हम ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूं। तो जब हम इस तरह से अपने विल पावर से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो कुछ वक्त के बाद वो मोटिवेशन चला जाता है। मगर जब हम अपने आप को अपने इमोशंस से मोटिवेट करते हैं, किस चीजों से? इमोशंस से मोटिवेट करते हैं, तो वो मोटिवेशन हमेशा आपके साथ रहता है। अब इमोशंस से मोटिवेशन मींस क्या? आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे नीट के एग्जाम क्रैक करते हैं, जो बच्चे आईआईटीज के एग्जाम क्रैक करते हैं, जो बच्चे एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करते हैं, इस तरह के क्रैक करने वाले बच्चों में अक्सर एक परसेंटेज उन बच्चों का होता है जिनके मां बाप के पास ना पैसा था, वो काफी मजदूर थे, काफी गरीब थे, उन्होंने
खड़ी करके, पाई पाई जुटा के, मजदूरी करके उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे इदारों में भेजा, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भेजा जहां पे उनको वो तालीम मिल सके। एम आई राइट? हमारे यहां बैठे हुए कई सारे ऐसे बच्चों में भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप ने काफी मेहनत मशक्कत से, काफी कोशिशों के बाद आपको यहां पे भेजा है। भेजा या नहीं भेजा? तो दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ कि इन बच्चों को जब उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं होता, जब इनके पास कोई शाहीन जैसा बड़ा इदारा इनके पास नहीं होता, यहां पे हमारे जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ऐसे बच्चों तक स्कॉलरशिप पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मगर हर जगह ऐसे लोग नहीं है कि वो हर इस तरह के बच्चों तक पहुंच सके, जिनको वो एजुकेशन मिल सके। तो दोस्तों, ऐसे बच्चों ने अक्सर उस गरीबी को देखा हुआ होता है, अपने माँ बाप के उन मशक्कतों को, अपने माँ बाप के आंखों के उन आंसुओं को, अपने माँ बाप के उस मेहनत को। कैसे मेरे माँ बाप ने आधी रोटी, एक रोटी, सूखी रोटी खा के मेरे फीस के लिए पैसे बचाए हैं, मेरे यूनिफॉर्म के लिए पैसे बचाए हैं, मेरे हॉस्टल के लिए पैसे बचाए हैं, मेरे फीस के लिए पैसे बचाए हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जिस गर्मी के अंदर हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, जिस मेहनत मशक्कत के अंदर हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, जिन हालात के अंदर हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, वो दिन मेरे बच्चों को देखना ना पड़े, वो वक्त मेरे बच्चों को देखना ना पड़े, वो हालात मेरे बच्चों पे ना गुजरे। मेरा बच्चा एक आला इंसान बन जाए, मेरा बच्चा एक कामयाब इंसान बन जाए, मेरा बच्चा एक आला डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा एक आला इंजीनियर बन जाए। और दोस्तों, वो अपने जिंदगी के सारे ख्वाब वो आपके नजर से, आपकी आंखों से, आपकी जिंदगी से जीना चाहते हैं। तो जो बच्चे इस बातों का एहसास करते हैं, जो बच्चे इन चीजों का एहसास करते हैं, उन बच्चों को किसी विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उनके अंदर वो इमोशंस ही ऐसा मोटिवेशन जनरेट करके देते हैं कि वो मोटिवेशन हमेशा हमेशा उनके साथ रहता है। कैसा रहता है? हमेशा उनके साथ रहता है। इस वजह से हम देखते हैं कि ये बच्चे इस तरह से कामयाब होते हैं। दोस्तों, हमारे माँ बाप भी यहाँ कोई टाटा, बिरला, अंबानी, मिलियनियर, बिलियनियर नहीं है। हमारे माँ बाप ने भी, आप हो, मैं हो, हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हम सबके माँ बाप ने, हम सबके फैमिलीज ने हमें बहुत मेहनत मशक्कत से यहाँ भेजा है, हमें यहाँ एक तालीम हासिल करने के लिए भेजा है। और वो क्या चाहते हैं हमसे कि बस हमें क्या करना है, हमें उनके आंखों में आप एक बार देखो, एक बार सोच के देखो कि अगर आप आज आप कुछ दिनों के लिए यहां पे आप रह रहे हो, हॉस्टल में आप रूम शेयर कर रहे हो, आप अपने घरदार को छोड़कर आए हो, आप अपना बेहतरीन बेड छोड़ के आप हॉस्टल के बेड्स पे रह रहे हो, आप अपना दिन रात इतनी स्टडी कर रहे हो, आप आपकी उम्र का, आपकी जवानी का, आपके इन गोल्डन डेज का ये जो वक्त है, ये जो वक्फा है, आप पढ़ाई के अंदर दिन भर मेहनत के अंदर आप स्पेंड कर रहे हो। किस लिए स्पेंड कर रहे हो? क्योंकि आज ये एक साल आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आने वाली पूरी जिंदगी आपके माँ बाप, आप खुद, आपकी कौम, आपका मुल्क आपसे वो फायदा उठाने वाला, आप पे नाज करने वाला, आपका फ्यूचर में एक एग्जाम्पल फॉलो करने वाला वो इंसान बनेगा। आप वो इंसान बनोगे जो इन सब के आंखों की ठंडक बनोगे। तो एक साल की ये मेहनत है। अगर आप अपने माँ बाप के उन आंखों के उन आंसुओं को देखोगे, आप अपने माँ बाप के आंखों में झलकते उन खुशी के आंसुओं को अगर रोज एक मर्तबा याद करने की कोशिश करोगे, तो इंशाल्लाह आपको किसी, मेरे तरह के किसी इंसान की, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, किसी की जरूरत नहीं है। वो एक लम्हा आपको वो मोटिवेशन देगा जो आपके आने वाले इस एक साल तक के इस जिंदगी के अंदर और आपके पूरे लाइफ के अंदर आपको काम आएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, अब हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। कौन सा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? शख्सियत साजी। क्या कहते हैं? शख्सियत साजी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो दोस्तों, मैंने अभी क्या बताया कि एक माउंटेन क्लाइंब करने से पहले आपको एक माउंटेन की जरूरत होगी सबसे पहले। तो उसी तरह से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने से पहले आपको अपने पर्सनालिटी को समझना होगा। दोस्तों, हमारे डेवलपमेंट, आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक सुना है, स्किल्स डेवलपमेंट भी आपने सुना होगा। स्किल्स डेवलपमेंट क्या होता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, स्टेज पे आप ठीक से बात कर सकते हो क्या, पब्लिक के सामने आप कैसे बात कर सकते हो, आप किस तरह से, ऐसे अलग अलग स्किल्स होते हैं। उसके बाद जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग के अंदर जा रहा है तो कंप्यूटर इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। कोई डॉक्टर बन रहा है तो कोई दिमाग का डॉक्टर है, कोई दिल का डॉक्टर है, कोई किडनीज का डॉक्टर है, कोई हाथ पैर का डॉक्टर है, कोई सर्दी खांसी जुकाम का डॉक्टर है। तो ये अलग अलग क्या होते हैं? वो स्किल्स होते हैं। मगर स्किल डेवलपमेंट अलग होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग होता है। दोस्तों, इंग्लिश का एक वर्ड है, वो वर्ड है परस्यूट।
किसी चीज का पीछा करना, टू चेस समथिंग। परस्यूट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कि हम किसी चीज को चेस कर रहे हैं। अभी आपके लाइफ का परस्यूट क्या है इस वक्त? नीट, जेई। आपको क्या, आपका परस्यूट क्या है अभी? नीट, जेई। ये आपका मेंटल परस्यूट हो गया। और आपका जो एक माइंडसेट के अलावा जो आपका एक फिजिकल आइडेंटिटिकल परस्यूट जो होता है ना, वो अभी क्या है कि आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो एक माहौल के अंदर फिट इन होना। सबसे पहले हम सब क्या करते हैं जब हम दुनिया के अंदर आते हैं, जब हम माहौल के अंदर, जब हम बचपन से एक टीन एज के अंदर आते हैं, तो हम माशरे के अंदर अपनी एक आइडेंटिटी को हम तलाश करते हैं। वो आइडेंटिटी क्या होती है कि सबसे पहले मुझे सोसाइटी के अंदर फिट इन होना है। मिसाल के तौर पे आप सभी लोग, आप शाइन ग्रुप के अंदर आए हो, राइट? अभी आप इतने 1000 स्टूडेंट, आप जब घर से यहां इस कैंपस के लिए आ रहे थे, इतने 1000 स्टूडेंट्स के अंदर हर कोई ये देखना चाहता है ना, क्या आप मुझे बताओ, आप में से कोई ऐसा बनना चाहता था या ऐसा बनना चाहता है कि आप यहां पे बैठे हो और आपके बाजू कोई बैठने तैयार ही नहीं है, आपके साथ कोई दोस्ती करने तैयार ही नहीं है, आपके साथ कोई रूम शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ कोई खाना खाने बैठने के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि किसी भी काम में लिए कोई आपको शामिल नहीं करना चाहता? कोई चाहता है ऐसा बनना? नहीं चाहता। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने आप को क्या करते हैं? हम अपना ड्रेसिंग अच्छी करते हैं। सबसे पहले तो हम रोज नहा धो के फ्रेश रहने की कोशिश करते हैं ताकि कोई हमसे दूर ना हो। उसके बाद हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे शूज पहनेंगे, हमारी हेयर स्टाइल अच्छा होगा, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, ड्रेसिंग ऐसा होगा कि लोग उसको पसंद करें, ना कि दूर भागने वाले बने। एम आई राइट गाइस? यस और नो? हर कोई ये करता है, सही है? तो हम इसके लिए क्या करते हैं? कुछ मेहनत करते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ के जब आप सोसाइटी के अंदर फिट इन हो जाते हो, अब आप इमेजिन कर लो, आज आप शाहीन के अंदर यहां पे बैठे हुए हो, यहां पे आपका एक ड्रेसिंग कोड है, यहां पे आपका रहन सहन का एक तरीका है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो सेम ऐसे ही रहोगे क्या? ड्रेसिंग लुक के ऊपर कुछ ना कुछ आप नई चीजें अडॉप्ट करोगे आपके कॉलेज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, यूनिफॉर्म के हिसाब से, राइट? तो हम क्या करते हैं? अपने पर्सनालिटी को इस तरह से आगे हम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं ताकि हम सोसाइटी के अंदर फिट इन होना स्टार्ट हो सके। उसके बाद इंसान क्या करता है? पॉपुलैरिटी की तरफ जाता है कि मुझे सिर्फ क्लास के अंदर आम लड़का नहीं बनना, मुझे पॉपुलर बनना है। अब पॉपुलर कैसे बना जाएगा? कोई शैतानियां करके पॉपुलर बनेगा या कोई अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके पॉपुलर बनेगा? ये दो तरीके होते हैं, राइट गाइस? यस। और उसके आगे चल के अगला स्टेप आता है, इसको हम ये क्या है? ये परस्यूट्स है। उसके अगला स्टेप क्या आता है? उसका अगला स्टेप आता है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज किसे कहते हैं? कुकर को, राइट? कुकर को। प्रेस्टीज एक इंग्लिश का वर्ड है। प्रेस्टीज यानी क्या? कि जिसकी कोई वैल्यू है। आप में से कितने लोग एम्स कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। क्यों एम्स कॉलेज है? क्यों दोस्तों हम इनकी बात क्यों करते हैं? क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस की एक प्रेस्टिजियस वैल्यू बन चुकी है। क्यों बन चुकी है प्रेस्टिजियस वैल्यू? क्योंकि वहां से हमने देखे हैं कि दुनिया के मुल्क के टॉप डॉक्टर्स, टॉप इंजीनियर्स ऑलरेडी वहां से निकल चुके हैं। तो हम भी क्या चाहते हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमें भी मिले। और प्रेस्टीज के आगे जाके एक चीज आती है, उसको हम क्या कहते हैं? मनी। क्या कहते हैं? मनी, पैसा। कितने लोग यहां ऐसे हैं जो पैसा कमाना नहीं चाहते? हर किसी को पैसा कमाना है, राइट? इसमें कोई बुराई तो नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको मना तो नहीं किया है। बस हमें क्या करना है? पैसे से मोहब्बत नहीं करनी है, हमें पैसा कमाना है, उसको जिंदगी गुजारने का एक तरीका, एक चीज समझ के कमाना है। और उसके आगे जाके आता है एक्सेलेंसी। पैसों के बाद क्या आता है? एक्सेलेंसी। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 4 पॉइंट रखे। सबसे पहले कौन सी? आइडेंटिटी। बोलो मेरे साथ एक बार, आइडेंटिटी। उसके बाद पॉपुलैरिटी, उसके बाद प्रेस्टीज, उसके बाद मनी, और उसके बाद एक्सेलेंसी। अब आप एक बात समझो कि जो इंसान एक्सेलेंट बनता है ना, जो इंसान एक्सेलेंट बनता है उसको पैसा भी मिलता है, उसको पॉपुलैरिटी भी मिलती है, उसको उसका नाम भी हो जाता है, और वो एक तरह से एट द एंड ऑफ द डे, मुझे आप एक बात बताओ कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आखिर में क्यों कर रहे हैं? कि हम सब लोग जिंदगी में क्या रहना चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस सबको चाहिए, राइट? हमारी सारी मेहनत इसलिए है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिले? हैप्पीनेस मिले। यस और नो? यस और नो? राइट? मगर मुझे एक बात बताओ, क्या हैप्पीनेस हर किसी को उसी चीज से मिलेगी जिस चीज से, अब मैं थोड़ा सा रियलिटी की तरफ आऊंगा। दोस्तों हमने 5 परस्यूट डिस्कस किए, अब उस परस्यूट्स को लेके मैं मोटिवेशन के हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। ठीक है गाइस? ठीक है, समझ में आ रहा है सबके?
तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए अब हम रियलिटी के अंदर आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग यहां पे बैठे हुए हो, हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, एम्स कॉलेजेस के अंदर, आईआईटीज के अंदर आपका एडमिशन हो जाए। मगर मुझे बताओ, क्या ये हर एक के लिए पॉसिबल है? ये एक रियलिटी है या नहीं है? आप में से हर कोई यहां डॉक्टर नहीं बनने वाला। और यह भी एक रियलिटी है कि जरूरी नहीं कि आप में से यहां बैठा हुआ हर स्टूडेंट या अपने मर्जी से यहां पे आया है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। हो सकता है किसी के पेरेंट्स ने उसे कहा हो सकता है किसी के बड़े भाई बहनों ने उसे कहा हो सकता है सोसाइटी के बातों सुन के कोई आया हो सकता है जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं उसके अंदर कोई आया हो। ऐसे भी पॉसिबल है ना? यस सुनो, मुझे एक बार हाउस बताओ, पॉसिबल है ये भी? तो आप दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला, पहले तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला यहां बैठने वाले हर एक स्टूडेंट को आईआईटी में भेजे, एम्स में भेजे, एक आला डॉक्टर बनाए और मुल्क की खिदमत करने वाला बनाए। मगर ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है कि आप में से कुछ बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर नहीं बन पाते, एम्स में नहीं जा पाते, आईआईटी में नहीं जा पाते, तो क्या आप लोग जिंदगी में नाकाम हो गए? क्या आप लोग नाकाम हो गए? बिल्कुल नहीं हो गए। क्यों नहीं हो गए? क्योंकि आप लोगों ने उस तरह से, क्योंकि देखो, नीट का एग्जाम ये कयामत का दिन थोड़ी ना है। नीट का एग्जाम ये जजमेंट डे थोड़ी ना है। हाँ, उस जजमेंट डे में पास होना बहुत जरूरी है, याद रखना, मगर नीट का एग्जाम थोड़ी ना जजमेंट डे है। दोस्तों, मैंने 5 साल से बस एक ही ख्वाब देखा है, मुझे आईआईटी के अंदर इंजीनियरिंग करना है। आप समझ सकते हो, आप अभी उस फेज के अंदर हो, क्या मेरे ऊपर कैफियत गुजरी होगी। मगर तकरीबन 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 1 महीना ऐसे गुजरा कि ना मुझे खाना खाया जाता था, ना पानी पिया जाता था, ना मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। मैं अब बीएससी करूं, बीए करूं, बीकॉम करूं, करूं तो क्या करूं क्या? ये करियर्स तो मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता था। और मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद जो हैं ये क्लास 1 प्रोफेसर हैं, तो उनकी भी एक रिस्पेक्ट है। उस वजह से तो उसमें मेरे वजह से, जैसे मैं आपको इतना मैंने माँ बाप के लाइन से मोटिवेट किया, मेरे वालिद को भी लोग पूछ रहे थे आपके बेटे का तो 12th स्टैंडर्ड था, क्या हुआ? वो तो इतना ब्राइट स्टूडेंट है, आईआईटी में हुआ या नहीं हुआ, स्टडी हुआ या नहीं हुआ? वो बता भी नहीं पा रहे थे कि ग्रुपिंग भी नहीं हुआ, बोर्ड के इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए वो क्वालिफाई भी नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ऐसा मेरे ऊपर वक्त गुजरा, मगर जिसकी लो अल्लाह से जुड़ी होती है ना, अल्लाह ताला उसके साथ ऐसे करिश्मे करते हैं, ऐसे करिश्मे करते हैं। अल्लाह की कसम, मैं अपनी जिंदगी का वाकया सुना रहा हूं, किसी का सुनी सुनाई बात मैं नहीं बता रहा हूं आपको। दोस्तों, मैं, अल्लाह का एहसान है, मैं मस्जिद से जुड़ा हुआ था। आपके जैसे कुछ लोग थे मेरे साथ जो मेरे पास आते थे, मुझे इस माहौल से जोड़ के रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजें पढ़ता था, पाबंदी से पढ़ता था। तो उस वक्त मुझे एक बात पता चली उलमाओं से कि एक नमाज होती है जिसे सलातुल हाजत कहा जाता है। सुना है आपने इसके बारे में? सलातुल हाजत, हाजत ये अरबी वर्ड है जिसका मतलब क्या है कि आपकी कुछ जरूरत है तो आप अपनी जरूरत अल्लाह ताला के सामने पेश करो और इस नमाज को पढ़ो और आप इस नमाज से अल्लाह से मांगो। मुझे मुझे ऐसे लगा कि डूबते को तिनके का सहारा। अब दुनिया के तो सारे दरवाजे बंद है, अब रब का ही दरवाजा खुला है, क्या करो? लग जाओ, लो लगा लो। दोस्तों, मैंने एक दिन इरादा किया कि मैं अल्लाह के सामने सलातुल हाजत की मैं नमाज पढ़ूंगा और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। तो मैं एक दिन इशा के बाद मैं फारिग हो गया, मस्जिद में रुक गया और मैं एक के बाद दूसरी मैंने पहले 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, 4 रकात पढ़ी, अल्लाह से दुआ की। इत्मीनान नहीं हो रहा मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। 6 रकात पढ़ी, 8 रकात पढ़ी, 10 रकात पढ़ी, 20 रकात पढ़ी, 50 रकात पढ़ी, 100 रकात पढ़ी, 108 रकात पढ़ी, यहां तक के तहज्जुद का वक्त हो गया। 108। मैं, अल्लाह गवाह है, मैं ये वाकया अपनी बढ़ाई के लिए नहीं पेश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये नसीहत के तौर पे पेश कर रहा हूं कि अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी होती है, जब आप फिर दुनिया और फिर आखिरा, जब आप अल्लाह से लौ लगा के कोई दुनियावी काम के अंदर भी आप उतरते हो तो अल्लाह की ऐसी मदद आती है। दोस्तों, मुझे आज भी वो दिन याद है, 6 जुलाई 2011 सुबह के 9:30 बजे, जब हमने पेपर देखा, न्यूज़पेपर, कि इस ग्रुपिंग के क्राइटेरिया के वजह से पूरे महाराष्ट्र में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना, तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 25,000 सीट्स या वैकेंट रह रही है, यानी 25,000 सीट्स पे कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉलेजेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये ग्रुपिंग काफी बच्चों का उस टाइम पे नहीं हुआ था, मेरे जैसे कई ऐसे बच्चे थे जिनका ग्रुपिंग हुआ नहीं था, तो उस वजह से वो एडमिशन ले नहीं पा रहे थे। तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया
कि ग्रुपिंग नहीं हो रहा है बच्चों का, उस वजह से 25,000 सीट्स वैकेंट रह रहे हैं, तो हम ये GR निकालते हैं, हम ये गवर्नमेंट का डिसीजन निकालते हैं कि जो ग्रुपिंग हमने 150 पे सेट की थी, उस ग्रुपिंग को हम पुश करके 145 पर लेकर जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ। अल्लाह का एक ऐसा अजूबा है, यकीन मानो मेरे भाइयों, ये मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। पेपर निकाल के देखना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिस्ट्री में 2011 ये वो एक साल है जहां पे ग्रुपिंग 150 से 145 पे पुश की गई थी, और उस मोमेंट पे मेरा एडमिशन हो गया, अगले साल वापस 150 पे आ गया। तो वो एक रात थी, मैंने अल्लाह से मांगा, अगले दिन अल्लाह ने मुझे ये अता कर दिया। मगर अल्लाह की कुदरत, मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद मैंने कुछ वक्त कॉर्पोरेट में गुजारा, कुछ वक्त कॉर्पोरेट में गुजारने के बाद मैं एज अ ट्रेनर में कंपनीज में, कॉलेजेस में, अलग अलग जगह में जाने लगा। मैं ये बात आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन इसलिए बता रहा हूं कि सब्र करना आना चाहिए। मैंने IIT में कदम रखने के लिए 10 साल का सब्र किया है, मगर कैसे किया है? पढ़ नहीं सके तो पढ़ाने जाएंगे। तो अल्लाह ताला, अगर देखो एक बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह ताला कभी छोटी सी चीज आपसे छीन लेते हैं ना, तो वो सिर्फ इसलिए छीनते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज आपको अल्लाह ताला को देनी होती है। तो मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि आप मुझसे कई ज्यादा नेक है, कई ज्यादा इस काबिल है, कई ज्यादा इस लायक है कि अल्लाह ताला आपको कभी जाया नहीं जाने देगा, क्योंकि ये आपके नबी, हम सब के नबी, इस पूरे कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ये पेशन गोई, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैं आपकी उम्मत को जाया नहीं जाने दूंगा। और मेरे दोस्तों, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात यहां पे मैं खत्म करता हूं। मैं आपको सूरह नज्म की आयत नंबर 40, ये मेरे लिए, मुझे अल्लाह, ये आयत काफी पसंद है। वह इन्ना सौफ युरा, इस आयत का तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह ताला आपके एफर्ट्स को, योर एफर्ट्स विल सून बी सीन, आपके कोशिशों के नतीजे अल्लाह ताला आपको जरूर बजरूर दिखा देंगे। किस चीज के? अल्लाह ताला रिजल्ट्स बोल रहे हैं क्या? मेरा तो रिजल्ट खराब हुआ था ग्रुपिंग की वजह से। हो सकता है किसी ने पूरा साल पढ़ाई की, एग्जाम के दिन वो बीमार पड़ गया, किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाया, कुछ उसके साथ हो गया, रिजल्ट्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो दुनिया तो क्या कहेगी, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, यानी इसने मेहनत नहीं की, ये फेल हो गया। मगर अल्लाह ताला आपको किस चीज से जज करते हैं? आपके एफर्ट्स से। अल्लाह ताला किस चीज से जज करते हैं? आपके एफर्ट्स से। तो एक बात ये आयत हमेशा याद रखना कि एक दिन अल्लाह ताला, आप यहां इस कैंपस में बैठ के, यहां पे इतने साल जो आप कोशिशें कर रहे हैं, जो तवज्जो से आप यहां पे ये वक्त गुजार रहे हैं, ये वक्फा गुजार रहे हैं, इंशाल्लाह 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 एक दिन आएगा, अल्लाह ताला आपकी कोशिशों का नतीजा आपको जरूर बस जरूर दिखा देगा। और क्योंकि आपके इस अदारे का नाम शाहीन है, तो शाहीन का वो एक शेर जो अल्लामा इकबाल का है गालिबन, वो शेर मैं कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि नहीं तेरा नशेमन, पता है आप लोगों को, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मैं फिर एक बार जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे, आप उनके इस तारीखी काम में, उनके इस तारीखी इदारे में यहाँ पे ये बात करने का मौका दिया। मैं उसी के साथ पूरे स्टाफ का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी। मैं मेरे इन सभी भाइयों का बहुत 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 शुक्रगुजार हूं। मुनव्वर जमा सर ने शायद यहीं पे खड़े होकर एक बात कही थी कि अगर आप आसमान में, when you look at the sky, you don't see lots of the stars, when you look down, you see lots of stars over here. इंशाल्लाह इन स्टार्स को आगे चल के हम दुनिया के अलग अलग मुमालिक में बेहतरीन डॉक्टर्स बनता हुआ देखेंगे, बेहतरीन इंजीनियर बनता हुआ देखेंगे, बेहतरीन आला मकाम पे जाता हुआ देखेंगे। और जब आप पहुंच जाओगे तो शाहीन को भी याद करना, और थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो आपके इस भाई को भी याद कर लेना, और अपने दुआओं में भी याद रखना। बस इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।